हेलो प्यारे व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। देखो, ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा इंडस्ट्रीज़ का। तो हमने आगे का जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कवर किए हैं कि मतलब जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितने तरीके की होती हैं, है ना। और क्या मतलब फिर वो चीज़ें देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, टर्सरी, ये चीज़ें आई थी जो। और फिर इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है कि किस तरीके का ओनरशिप के ऊपर कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन किसके हाथों में उनकी वो रहेगी, पावर रहेगी, मतलब उनको कंट्रोल कौन करेगा। जैसे गवर्नमेंट, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब जो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसका मालिक होता है। और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों का मिक्सचर होता है कि भाई प्राइवेट लोग भी शामिल होते हैं उसमें और साथ साथ में गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, 50-50 अगर बात करें तो उसके बेसिस पर फैक्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हुआ है। अब आगे हम जो करने वाले हैं वो है कि फैक्टर्स, हाँ, उन चीज़ों के बारे में, फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं किसको, लोकेशन को ऑफ इंडस्ट्रीज़। भाई कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कारखाना है जिस जगह पे है वो, हाँ, है ना, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना। कोई भी कारखाना जिस जगह पे है तो उस कारखाने के वहाँ पे होने के लिए उसको मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसने उसे इफ़ेक्ट हुआ वहाँ प्रेजेंट होने के लिए, है ना। कोई भी अगर हम कारखाने की बात करें, मान लो वो शहरी एरिया में है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो फैक्ट्री उसी शहरी एरिया में, उसी जगह पे जाके स्टैब्लिश हुई, हाँ, उसी जगह पे जाकर उसने अपना कारखाना स्थापित करा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हाँ? तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर आप ये इधर पिक्चर देखेंगे ना, लेफ्ट साइड में थोड़ी सी ये इंडस्ट्री का एक सिंबल सा बना रखा है और साथ में चीज़ें लिख रखी हैं, हाँ, डिब्बों में, बॉक्सेस में, छोटे छोटे येलो कलर के। तो ये है मेन फैक्टर्स। क्या है मेन फैक्टर्स किसी भी इंडस्ट्री के किसी जगह पे इस्टेब्लिश होने के लिए? कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं किसी भी कारखाने को? पहला, ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती हैं, हाँ, ट्रांसपोर्ट मतलब कि आना जाना, हाँ, आने जाने की जो चीज़ें हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट की भाई आने लाने ले जाने का जो खर्चा है, वो चीज़ भी किसी फैक्ट्री को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। तो कोई भी कारखाना, ठीक है, समझ रहे हो कैसे इफ़ेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट। अब कोई भी कारखाना वहाँ पर स्थापित होगा ना जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा क्या ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े किसी भी सामान को लाने ले जाने में, या अपने तैयार माल को बेचने के लिए मार्केट, है ना, तो वो कहाँ स्थापित होगा, ऐसी जगह में स्थापित होगा। कोई भी कारखाना ऐसी जगह में इस्टेब्लिश होगा, कोई भी ये जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे उसे आसानी से क्या मिल जाए, बाज़ार मिल जाए, अपनी उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाए, फैक्ट्री में बनाए उस चीज़, अपनी चीज़ को, और फिर वो उसको आराम से बेच दे, हाँ, बेचने के लिए उसे मार्केट भी आसानी से मिल जाए। तो उसका जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब लाने ले जाने का जो खर्चा है वो कम होगा। तो लाने ले जाने में जो वाहन होते हैं वो उसको बहुत प्रभावित करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, लैंड, ज़मीन, कि भाई ज़मीन कैसी है, क्योंकि जैसे अब कोई भी कारखाना है अगर जहाँ पे स्थापित हो रहा है उसके लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भरे बाज़ार में, कोई बाज़ार है, मार्केट है, उसमें उसे ज़मीन मिल जाएगी। तो उसके लिए कोई कारखाना ऐसा तो होता नहीं कि एक छोटी सी बस मतलब एक छोटे से एक रूम में बन जाए। कारखाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो जगह भी इफ़ेक्ट करती है किसी भी कारखाने को। तीसरा है पावर। पावर मतलब कैसी पावर? पावर यहाँ पर वैसे वाला पावर नहीं, यहाँ पर है कि वही जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ, बिजली है, बिजली पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात कर रहे हैं। तो बिजली भी किसी भी कारखाने को इस्टेब्लिश होने के लिए ज़रूरी होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कैसे? क्योंकि जो कारखाना होता है, कारखाने में कुछ भी सामान निर्माण हो रहा है कि भलो चलो ठीक है, बिजली से नहीं वो निर्माण किया जा रहा, हाथों से बनाया जा रहा है चीज़ों को, हाँ, बिजली का यूज़ नहीं करा जाता, लेकिन फिर भी उजाले की तो ज़रूरत होती है ना। तो उजाले के लिए भी तो इस तरीके से, और मशीनें चल रही हैं, बड़ी-बड़ी मशीनें चलती हैं, बिजली से चलने वाली होती हैं। आज के टाइम पर तो सारी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो किससे चलने वाली हैं? मशीनों से चलने वाली हैं।
तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पावर की, बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत मेन वो होता है, फैक्टर होता है जो इफ़ेक्ट करता है इसको। और एक रॉ मटेरियल हो गया। देखो रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल। कच्चा माल होता है सबसे महत्वपूर्ण। क्या होता है? कच्चा माल होता है सबसे मेन चीज़ मानी जाती है कच्चा माल। देखो अगर किसी भी कंपनी को अगर कच्चा माल किसी जगह पे आसानी से मिल रहा है ना, तो वो जो कंपनी है वो उस कच्चे माल के आसपास के एरिया में ही अपनी कंपनी स्थापित करती है कई बार, है ना? समझ रहे हो? क्योंकि आस-पास में करती है तो उसे जो ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा उसका कम लगता है। आसानी से उसे कच्चा माल मिल जाता है। तो कच्चा माल भी इसका बहुत मेन फैक्टर होता है जो कंपनी को इफ़ेक्ट करता है। और लेबर, लेबर मतलब काम करने के लिए मज़दूर तो चाहिए होते हैं ना, श्रमिक। तो मज़दूरों अगर जहाँ पर आसानी से प्रोवाइड हो जाते हैं और कम खर्चे में मिल जाते हैं, कम वेतन देना पड़ता है कंपनी को, तो वहाँ पर ओ ये जो कंपनी है वो एस्टैब्लिश होती है। ठीक है? तो लेबर भी इफ़ेक्ट करती है कंपनी की लोकेशन को। और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। भई कितना अगर एक जगह है जहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत क्या करे महंगी मिल रही है और एक जगह ऐसी है जहाँ पे सस्ती मिल रही है और कच्चा माल भी आस-पास ही मिल जा रहा है। हाँ, बिजली की भी सब ठीक-ठाक है। तो कंपनी कहाँ स्थापित होगी? वहीं जाकर स्थापित होगी ना जहाँ पे आसानी से सस्ता मिल जाए सामान और फिर वो बेचे तो उसे प्रॉफ़िट भी हो। तो इस तरीके से कैपिटल इफ़ेक्ट करता है इसको किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। और मार्केट और रॉ मटेरियल ये मेन चीज़ होती हैं। मार्केट, रॉ मटेरियल, पैसा भी खैर सारे के सारे जितने भी ये हैं ये सारे ही बहुत मेन पॉइंट हैं। कितने 7 हैं। मार्केट कैसे? क्योंकि जो बाज़ार आस-पास के एरिया में कोई कंपनी वहाँ पर ही तो स्थापित होगी ना जहाँ पे उसका सामान बिक सके। है ना? भई अपना सामान अगर वो बना रही है, अगर वो सामान बिचे ही ना, उसे बेचने के लिए दूसरे-दूसरे, तीसरे-तीसरे कहीं राज्यों में या देशों में जाकर बेचना पड़े, तो वो उसी राज्य में जाके स्थापित ना हो जाए जहाँ पे वो बेच रही है। तो मार्केट भी कि भई आसानी से अगर कहीं मार्केट मिल जाता है तो उसके आस-पास के एरिया में ही कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ये 7 पॉइंट होते हैं किसी भी जो कंपनी है, कोई भी जो कारखाना है, वो कहीं पर अगर एस्टैब्लिश हो रहा है, स्थापित हो रहा है तो उसकी। तो अगर यहाँ से अगर पढ़ें तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि द फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ज़मीन, पानी, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये चीज़ें अगर आसानी से कहीं पर मिल रही हैं, है ना? अगर ये चीज़ें आसानी से किसी भी कंपनी को प्रोवाइड हो रही हैं कहीं पर, तो वो कंपनी वहीं पर एस्टैब्लिश होगी, है ना? Industries are situate and where some or all of these factors are easily available, जहाँ आसानी से मिल जाए वहाँ पर sometimes the government provides incentives like like subsidiaries subsidi sorry सब्सिडाइज़ पावर्स। हाँ, मतलब कैसे हो गया जैसे बिजली पर उन्हें आसानी से बिजली प्रोवाइड करवा दे और कम पैसों में प्रोवाइड करवा दे, वो होता है ये वाली पावर। हाँ, सब्सिडी देती है ना, जैसे कोई भी गैस सिलेंडर्स होते हैं उन पे सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो ऐसे ही सब्सिडाइज़्ड मतलब सब्सिडाइज्ड क्या पावर भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट उनको आसानी से, जहाँ पर प्रोवाइड करवा दे तो वो। लोअर ट्रांसपोर्ट मतलब कॉस्ट जो लोअर हो कि उस पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ बट कम पैसे में, है ना? एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टू ऑफ टाउन एंड सिटीज़। देखो कहीं पर भी कोई कंपनी स्थापित हो रही है तो उसके आसपास का जो विकास है वो भी होता है। कैसे? क्योंकि आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको काम मिलता है तो वो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी सुधरती है। हाँ, फिर तो आसपास अगर उनकी कंडीशन सुधर रही है तो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी का जो माल है वो वहाँ जाएगा। मार्केट्स में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत चाहिए होता है। तो तो क्या ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें वड़कें होनी चाहिए, तो सड़कों का सही से निर्माण होने लग जाता है। तो इस तरीके से फिर आसपास का जो एरिया है वो डेवलप होने लग जाता है। हाँ, विकसित होने लग जाता है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी कारखाने के एक जगह में एस्टैब्लिश होने में। ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम, जो कारखाने की प्रणाली जो होती है, क्या होती है ये?
हाँ, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी क्या करती है? हाँ, करती क्या है? वो जो जो कंपनी है वो सिर्फ़ प्रोसेस का काम करती है। क्या करती है? प्रोसेस का काम। जैसे हमने क्या करा, कच्चा माल है जो, कच्चा माल गया कंपनी में, कच्चा माल क्या हो गया? इनपुट हो गया। हाँ, कच्चा माल हमने कंपनी तक भेजा, कंपनी ने क्या करा? उस कच्चे माल को प्रोसेस कर कर एक मतलब बने-बनाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, है ना? आउटपुट निकाल दिया। तो ये 3 सिस्टम पर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हाँ, इनपुट में कच्चा माल लेती है, प्रोसेस करती है उसे, मतलब कुछ भी करके जो भी है उसे कन्वर्ट करके आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करवा देती है। जैसे अगर हम बिस्किट्स की बात करें, बिस्किट्स जैसे गेहूँ से अगर बन रहे हैं तो कच्चा माल क्या हो गया? गेहूँ हो गया, गेहूँ जाता है फैक्ट्रीज़ में, फिर फैक्ट्रीज़ में उसका प्रोसेस होता है, फिर हमें बिस्किट मिल जाते हैं, है ना? तो ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ मतलब इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं जिसे। ओके? बस यही लिखा हुआ है और ज़्यादा है नहीं। और चलो एक ही बात करी थी, अब देखो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट इनके 2-3 मतलब ज़्यादा वैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में बता रखा है कि इनपुट में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, लेबर मतलब वही श्रमिक को जो काम कर रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ लैंड मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन कि कितने का है, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सारी चीज़ें हम लगाते हैं, है ना? कोई भी कंपनी को जब एस्टैब्लिश करने के लिए या उसको चलाने के लिए जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो भी मतलब देखो सामान को बेचने-वेचने से, सामान बनने से पहले तक, हाँ, सामान बनकर तैयार हो गया उससे पहले, बनकर तैयार होने से पहले तक जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी कंपनी को, वो सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट्स कहलाते हैं। फिर प्रोसेस मतलब फिर इन्हीं इनपुट्स के द्वारा, जैसे लेबर है, लेबर उसको प्रोसेस करती है ना? और बहुत सारी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं, उन मशीनरीज़ के ज़रिए उसे प्रोसेस करा जाता है। फिर आउटपुट में क्या आ जाता है? आउटपुट में चीज़ें आ जाती हैं कि भई उसे ट्रांसपोर्ट हो गया जो, हाँ, ट्रांसपोर्ट एक आउटपुट में आ जाता है क्योंकि उसे वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और फिर मतलब यही सब है, और आउटपुट में जो सामान है वही आता है, ठीक है? और पैसे भी आउटपुट में ही आ जाते हैं, जो बेचकर मिलते हैं, ठीक है? तो बस यही है। अब है इंडस्ट्रियल, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल रीज़न। इंडस्ट्रियल रीज़न क्या मतलब? जो कारखानीय क्षेत्र जो होता है, मतलब देखो कोई भी जो हम कहीं देखते हैं ना कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कारखाने होते नहीं हैं, है ना? तो रीज़न क्षेत्र भी तो इफ़ेक्ट करते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री के होने का। जैसे अगर हम बात करें, इंडिया की ही बात करें, हाँ, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कारखाने हैं वो कौन से एरिया में हैं? जो सबसे ज़्यादा कारखाने हैं वो हमारे उत्तरी भारत में ज़्यादा हैं, है ना? उत्तरी भारत में हैं और पश्चिम साइड हैं, समझ रहे हो? उत्तर और पश्चिम में बहुत ज़्यादा कारखाने हैं। अगर कंपेयर करें किससे, कि अगर ईस्ट की बात करें, जो ईस्टर्न स्टेट है हमारे, असम, मेघालय, है ना, मणिपुर, ये जो इस तरीके के जो देश हैं, उधर देश नहीं मतलब जो राज्य हैं, उन राज्यों में बहुत कम कारखाने हैं। और एक जगह जैसे अगर इधर उत्तर की बात करें तो बहुत ज़्यादा, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा कारखाने हैं आसपास के एरिया में। तो यही है। और ठीक है। और कैसे क्यों होते हैं, जैसे कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पास-पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उसका भी एक फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है कि भई एक जगह अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, आपस में अपनी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। अगर जैसे कोई कारखाना है उसे क्या करें, अगर हम बात करें किसी ये फ़ोन्स की बात करें जिसमें हम ये चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, तो ये जो फ़ोन होते हैं, अब कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री है वो फ़ोन बना रही है ना? लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसका ग्लासेस नहीं है जो ऊपर चढ़ाते हैं ये लोग, तो ग्लास नहीं है, है ना? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास की ज़रूरत है, तो वो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, पास में अगर कोई इंडस्ट्री है ग्लास से रिलेटेड, तो वो वहाँ से ग्लास ले लेगा, है ना? ऐसे ग्लास वाली जो इंडस्ट्री अगर उसे कुछ चाहिए तो वो दूसरी वाले कारखाने से अपना ले लेंगे। तो आस-पास होने का होती हैं तो कारखाने तो इस तरीके से एक-दूसरे को क्या करते हैं, एक-दूसरे से चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो ये मतलब कई रीज़न ऐसे होते हैं। क्षेत्र जो होता है मतलब मेन अगर हम बात करें लोकेशन जो होती है ना, अगर हम अभी जैसे पहले क्या बात कर रहे थे कि भारत की बात कर रहे थे ना, कि इंडिया में
ईस्टर्न में ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कम कारखाने हैं, तो वहाँ की जो लोकेशन है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो ज़मीन है, हाँ, पहाड़ी एरिया है, ऊबड़-खाबड़ है, तो और भी बहुत सारी जैसे बाढ़-वाढ़ वाली जो चीज़ें हैं, पानी, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके कारण उधर जो कारखाने हैं वो जल्दी से एस्टैब्लिश नहीं होते। तो ये रीज़न का वही बताया हुआ है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं होते, है ना? Industries region tend to be located in the temperate region near seaports and especially near कोल फील्ड। और देखो ये 3 कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि भई कोई भी कारखाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस जगह पे स्थापित रहते हैं ज़्यादातर कारखाने, जहाँ से क्या हो कि ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से हो सके। अब उन्होंने कोई चीज़ बनाई, वो दूसरे देश में बेचना चाह रहे हैं, तो वो आसानी से वो दूसरे देश में पहुँचा सकें उस चीज़ को। जहाँ से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने होंगे। और और क्या, मतलब जो कच्चा माल आसानी से मिल सके, जैसे हमने फैक्टर मिले पढ़े ना, जहाँ पर वो चीज़ें बहुत आसानी से होंगी, तो वहाँ पर कोई भी कारखाना बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? जहाँ पे मुश्किल होगा तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? इंडिया हैव इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन, हाँ, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गंगटोर बेल्ट, हाँ, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये कुछ नाम दिए हुए हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसानी हो जाता है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, वहाँ की ज़मीन ठीक है, पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है उनकी, मतलब वही ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचता है उन्हें, मार्केट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाँ, तो ये चीज़ें के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, ये जो मैप दे रखा है, मैप में ये 2 दे रखा है कि जो थोड़ा उसमें ब्राउन कलर में है वो वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ बेल्ट दिखा रहा है कि इन जो ब्राउन है ना वो दे पूरे वर्ल्ड में इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं। जो ब्लैक है वो दिखा रहा है इंडस्ट्रियल रीजन, ये रीजन को दिखा रहा है कि इस जगह में बहुत ज़्यादा है। मतलब देखो जो भूरा वाला है वो बोल रहा है कि भई ये क्षेत्र हैं, ये देश हैं, या ये पूरे वर्ल्ड के ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कारखाने हैं, ना कारखाने हैं पूरे उसमें, समझिए। और देखो यहाँ बेल्ट का मतलब ये है कि भई जो कारखाने हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आसानी से उन्हें चीज़ें मिल जाएँ, और वो आसानी से चीज़ें ज़्यादातर जो ये होता है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें इन्हें कारखानों से रिलेटेड मिल जाती हैं, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कारखाने पाए जाते हैं। तो ये ऊपर वाले जो एरिया दे रखे हैं, देखो सीधे-सीधे में ही दे रखे हैं ना इतने सारे, और ब्लैक बता रहा है कि भई कोई भी क्षेत्र वैसे जहाँ से आसानी से आना-जाना हो सके, सामानों का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, तो वो है, ठीक है? अब है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर क्या होता है? इन इंडस्ट्रीज़ एक्सीडेंट डिज़ास्टर्स मेनली occur ड्यू टू टेक्निकल फेलियर्स और irresponsible हैंडलिंग ऑफ हज़ार्डियस मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हैं वो कैसे आते हैं कि भई अगर इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का मतलब क्या हुआ कि भई कोई जैसे आपने अगर कभी सुना हो, इंडिया की ही बात करें, इंडिया में हुआ था 1985 के आसपास, 85-84 के आसपास, जो भोपाल है, हाँ, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल भोपाल है, वहाँ पर एक इंडस्ट्री थी। उसमें क्या गैसों का ब्लास्ट हो गया। हाँ, क्या हो गया, गैसों का रिसाव हो गया, और उससे गैसों का रिसाव मतलब गैसें एकदम से जो उन्होंने उनमें अपनी मशीनरीज़ में पैक कर रखी हुई थी, वो निकल गई, लीकेज हो गया उनका। और फिर इतनी खतरनाक गैसें थी वो कि जिससे वो जो पूरा रीजन है, पूरा जहर, मतलब पूरे रीजन में वो जहरीली गैस फैल गई और बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, है ना? तो इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, अच्छा देखो यहाँ पर शायद वही ये ब्रैकेट में दे रखा है। अभी एक बार इसको पढ़ लेंगे, है ना? तो फिर उससे क्या हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों की जानें गईं, और यहाँ तक कि वो इतनी इफ़ेक्टिव गैस थी कि आज के टाइम पर अगर हम आज के टाइम पर जाके देखते हैं ना, तो कुछ हमें मतलब उस गैस से प्रभावित आने वाली जो कमिंग जनरेशन के जो बच्चे थे ना, वो भी विकलांग पैदा हुए। यहाँ तक कि आज भी उस ज़मीन में, वहाँ की ज़मीन में ये जो गैस है, ज़हरीली गैस है, वो पाई जाती है
है ना। पाई जाती है का मतलब कि जैसे वहाँ पर जो वो है ना नल वगैरह है, पानी जहाँ से निकाला जाता है, तो वो उसमें कुछ मात्रा में वो गैस के रिसाव जो कण हैं वो पाए जाते हैं, जिससे वहाँ पर मतलब बहुत बेकार स्थिति है वहाँ। तो यही दे रखा है कि वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम ऑक्योर्ड इन भोपाल। और देखो भोपाल में ही हुआ था 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, 1984 में अराउंड 30 AM जो भी है। इट वॉज आइसोकाइनाइट गैस। कौन सी गैस थी? आइसोकाइनाइट गैस थी। आइसोसाइनाइट, साइनेट, आइसोसाइनेट गैस along with hydrogen cylinder and other reactions products leaked out of the पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री ऑफ यूनियन का मतलब उसकी थी कंपनी, किसकी? उर्वरक वाली जो कंपनी है, जो उर्वरकों का निर्माण करती है ना, जो खेतों में डालने वाले जो छिड़काव करते हैं ताकि खरपतवार या कीड़े वीड़े ना लगे, तो उनको मारने वाली जो दवाइयाँ हैं वो निर्माण होती थी उस फैक्ट्री में। ठीक है, तो उस फैक्ट्री में क्या हुआ, वही उनकी लीकेज हो गई और वो फिर वो हो गया। ठीक है, लीकेज होने के बाद इस तरीके से फैला कि बहुत ज़्यादा वो हो गया। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज, मतलब देखो जो ऑफिशियली बताया गया था कि वो जो गैस लीकेज हुई, पेस्टिसाइड जो गैस लीकेज हुई थी, उसके रिसाव से लगभग मतलब यहाँ पे लिखा कि 3,598 लोगों की डेथ हो गई थी। ये रिकॉर्ड बना था 1989 में, उस रिकॉर्ड के अनुसार इतनी डेथ हो गई थी। और थाउजेंड्स वर सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी, मतलब कि कुछ जो लोग बच गए, जो जिनकी डेथ नहीं हुई, तो वो इस तरीके से बीमारी से ग्रस्त हो गए कि बीमारियाँ इस तरीके की हो गई कि वो उनकी कमिंग जनरेशन में भी वो बीमारियाँ देखने को मिली। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कारखानों में वही लीकेज वीकेज हो जाना, या जैसे आग वाग लग जाती है, कभी गैसों का रिसाव हो जाता है, और क्या होता है, एक्सीडेंट, मशीनरीज का वो हो जाता है। हाँ, मशीन फेलर से भी कई बार हमारे जो वर्कर होते हैं, वर्करों की डेथ हो जाती है। और तो ये चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल ये कहलाते हैं, डिजास्टर कहलाते हैं। कारखानों में होने वाली जो त्रासदियाँ होती हैं वो यही होती हैं, ऐसी होती हैं। ठीक है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स, अब ये वाला जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अभी ये इसको अभी इधर ही, मतलब यहाँ से रेड वाली जो लाइन लिखी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, वो देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ पर कम है, वही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो अगर हम अभी भी देखें तो द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील। जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो किस किस की हैं? आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं। आयरन क्या, लोहे, और जो ये स्टील होता है ना, उसकी ही कारखाने हैं हमारे पूरे विश्व में। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो उसकी लोहे और स्टील की कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन देने वाली होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन क्या, जैसे समाचार पत्र चलाने वाली और फ़ोन से रिलेटेड ऑपरेट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, और जो ये सोशल मीडिया, हाँ, मास मीडिया को कंट्रोल या उनको इफ़ेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुई ना। तो इसकी तो क्या सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ की? आयरन और स्टील, कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ और इंफॉर्मेशन देने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा है। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज़ वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग इंडस्ट्री। मतलब इंफॉर्मेशन देने वाली जो इंडस्ट्रीज़ आई बाद में, हाँ, उससे भी बहुत पुरानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यही हैं, आयरन, लोहा और कपड़े की इंडस्ट्रीज़। पहले के टाइम पर अगर आपने हिस्ट्री की अपनी बुक पढ़ी होगी 8th क्लास की, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि बहुत पुराने टाइम पर जो व्यापार है वो किस चीज़ का होता था? हाँ, कपड़े-वपड़े का ही तो व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, हाँ? तो यही सब होता था, तो कपड़ों के बहुत ज़्यादा कारखाने होते थे, और लोहे और स्टील के फिर कारखाने स्थापित होने शुरू हो गए थे। ठीक है? बस यही कह रहा है कि ये सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं इन चीज़ों की।
द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी में, यूएसए में, चाइना में, जापान में और रशिया में। ये मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आयरन और स्टील की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और ये स्टार्टिंग में यहाँ पर स्थापित हुई। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कहाँ, इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में और ताइवान में। इन कंट्रीज़ में कपड़े की इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन इन ऑफ इंडिया। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, सिलिकॉन वैली क्यों बोला जाता है? सिलिकॉन वैली मतलब जैसे वो होता है ना, कोई भी चिप होती है, अगर हम इसकी अपने रिमोट्स होते हैं, टीवी चलाने वाले जो रिमोट होते हैं या फ़ोन होते हैं, अगर आपने कभी अंदर का जो चीज़ें हैं, अंदर एक ग्रीन कलर का कुछ बोर्ड देखा हो जिसे मदर बोर्ड बोला जाता है, तो उस पर वो जो छोटी छोटी वो नहीं छोटे छोटे बॉक्सेस से उसमें बने रहते हैं, वो कहलाते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। हाँ, हमारी जो चिप होती हैं, हाँ, मेमोरीज होती हैं, वो भी सिलिकॉन से बनी होती हैं। तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ हुई ना। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ, कैलिफोर्निया में मिलती हैं। और भारत की बात करें तो वो बंगाल में मतलब सॉरी बेंगलोर है जो, हाँ, कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलोर है वहाँ पर ये है। उसी को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कौन, बेंगलोर को जाना जाता है। बस ये हो गया। और आगे जो डिफाइन करा हुआ है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को करा हुआ है, वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।